तो आज हम डिस्कस करते हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में कंप्रेशन मेंबर्स में हमारा लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस सेक्शन को कैसे डिजाइन किया जाता है, जहां पे हम हमारे पास गिवन डाटा के अकॉर्डिंग कंप्रेसिव लोड 150 किलोन्यूटन गिवन था और जिसकी जो लेंथ थी हमारे सेक्शन की 2.4 मीटर थी। हमने डिजाइन किया, स्टेप वाइज हमने डिजाइन प्रोसीजर देखी, कैलकुलेशन की है स्लेंडरनेस रेशियो की, सिग्मा एसी अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की कैलकुलेशन की, हमने सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी की कैलकुलेट की। तो हमारे जो स्टेप नंबर 5 तक हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 में हम देखेंगे हमारे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो के लिए चेक लगाएंगे, चेक फॉर मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो क्या रहेगी, इसके लिए हम चेक अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी जो स्लेंडरनेस रेशियो है, तो स्लेंडरनेस मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितनी होनी चाहिए फॉर डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस स्ट्रेस। जब हम कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन कर रहे हैं, जब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर पे, तो अलाउएबल स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग हमारी जो अलाउएबल स्लेंडरनेस रेशियो है कितनी है, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितनी है, मैक्सिमम slenderness ratio according to the IS code 800/2007, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 180। तो 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इन द स्टेप नंबर 3, ठीक है जी। तो हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, 90.3, यानी कि नॉट ग्रेटर देन 180 आ रहा है। तो ये हमारी जो स्लेंडरनेस रेशियो के लिए भी हमारा जो सेक्शन है बिल्कुल सेफ है, ठीक है, हेंस सेफ एंड ओके, हेंस सेफ एंड ओके। हमारा जो डिजाइन है बिल्कुल सेफ है और जो हमने सेक्शन एक सुटेबल सेक्शन अप्लाई किया है और सेक्शन भी हमारा क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो हमारी जो सेक्शन थी, उस सेक्शन हमने कौन सा अप्लाई किया था, डबल एंगल सेक्शन, डबल इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। हमने ट्रायल सेक्शन जो अप्लाई किया 75 mm इंटू 50 mm इंटू 8 mm, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या था, डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस सेक्शन अकॉर्डिंग टू द स्टील टेबल्स। हमारी जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है 90.3 आ रही है, यानी कि हमारा जो डिजाइन है, हमारा जो सेक्शन है बिल्कुल सेफ है एंड ओके है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज करेंगे हम कौन सा, अगर हमारी ये स्लेंडरनेस रेशियो बिल्कुल सही है तो हम यूज कौन सा करेंगे, यूज डबल एंगल सेक्शन 75 इंटू 50 इंटू 8 mm, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ द एंड कनेक्शंस। तो एंड कनेक्शंस की डिजाइन देखते हैं कैसे की जाए। एंड कनेक्शंस को हमारे पास दो केसेस है एंड कनेक्शंस के। एक बार हमने कनेक्शंस को डिजाइन करना है रिवेटेड के केस में, और दूसरा क्या है, वेल्डिंग। एक बार हमने रिवेटेड कनेक्शंस वेल्डिंग करेंगे और एक बार क्या करेंगे, रिवेटिंग से हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 7 में फर्स्ट केस की बात करते हैं, रिवेटेड एंड कनेक्शंस की। डिजाइन ऑफ रिवेटेड एंड कनेक्शंस। रिवेटेड एंड कनेक्शंस क्या रहेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे जो रिवेटेड एंड कनेक्शंस है इसमें हमारे पास अजम्पशंस के अकॉर्डिंग देखिए हम यूज करते हैं 18 mm हमने नॉमिनल डाया यूज किया है, पीडीएसआर यूज करेंगे, नॉमिनल डायमीटर पीडीएसआर। पीडीएसआर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारा डाटा जो है हमारे रिवेटेड के लिए यूज करेंगे। तो पावर ड्रिवन शॉक रिवेटिंग करेंगे। हमारे पास डाया नॉमिनल डाया कितना है, 18 mm, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18 mm है। ये आप अज्यूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आईएस 800/2007 कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टील कोड है, ओके। उसके बाद देखिए नॉमिनल डायमीटर हमारे पास कितना है, 18 mm है। ग्रॉस डाया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो स्मॉल डी से हम कैलकुलेट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। तो स्मॉल डी इक्वल टू क्या आता है, नॉमिनल डाया प्लस 1.5। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा,
19.5 mm ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिवेट्स। तो ग्रोस डायमीटर हमारे पास क्या रहेगा 19.5 mm। उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारी पीडीएसआर के अकॉर्डिंग, क्योंकि पावर ड्रिवन शॉप रिफ्टिंग करें तो पावर ड्रिवन शॉप रिफ्टिंग के लिए जो परमिसिबल वैल्यूज हैं, परमिसिबल वैल्यू हमारे टाउ वीएफ की वैल्यू देखिए, तो परमिसिबल शीयरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू जो है हम सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द स्टील टेबल्स, सॉरी फ्रॉम द स्टील कोड IS 800-2007 स्टील कोड हम यूज कर रहे हैं यहां पे IS 800-2007 के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हमारे अजम्पशंस हैं, जो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज हम कलेक्ट कर रहे हैं और स्टील टेबल से हम ट्रायल सेक्शंस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। और देखिए हमारी जो परमिसिबल शीयरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू रहेगी अकॉर्डिंग टू द पीडीएसआर, जब हम पावर ड्रिवन शॉप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम लेके चलते हैं, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और बीरिंग स्ट्रेसेस की बात करता हूं तो यानी कि सिग्मा पीएफ से डिनोट करेंगे बीरिंग स्ट्रेसेस, परमिसिबल बीरिंग स्ट्रेसेस को, तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये शॉप लिफ्टिंग के लिए याद रखनी है आपने बात। ठीक है, तो हमारी रिवेटेड एंड कनेक्शंस को हमने डिजाइन करा तो हमें नंबर ऑफ रिवेट्स पता होने चाहिए, रिवेट वैल्यू पता होगी तो नंबर ऑफ रिवेट्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं रिवेट वैल्यू। तो रिवेट वैल्यू क्या होती है लीस्ट ऑफ द बीरिंग स्ट्रेंथ एंड शीयरिंग स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले देखेंगे बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन सिंगल शियर। तो सिंगल शियर के केस में यहां पे हमारा क्या है डबल शियर है, सिंगल शियर, यहां पे डबल शियर है। ठीक है जी, इन डबल शियर, क्योंकि हम यहां पे कौन सा केस लेके चल रहे हैं डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस सेक्शन, तो यहां पे शीयरिंग भी कौन सी होगी डबल शीयरिंग होगी, इन डबल शीयरिंग। तो डबल शियर के लिए हमारी जो बीरिंग स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी 2 टाइम्स ऑफ टाउ वीएफ इनटू पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो ये रूल याद रखिएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे हमारी जो वैल्यूज है बीरिंग स्ट्रेंथ की हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब पुट कीजिए वैल्यूज, टाउ वीएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 टाइम्स ऑफ द टाउ वीएफ 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, पाई इनटू डी हमारे पास कितना है 19.5 है, का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 4। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या रहेगी बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वन रिवेट इन डबल शियर। तो डबल शियर में हमारी जो बीरिंग स्ट्रेंथ आ रही है 729.53 न्यूटन। आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी हमारे पास बीरिंग स्ट्रेंथ की। ठीक है जी। तो देखिए सॉरी बीरिंग स्ट्रेंथ हमने शीयरिंग स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट की है, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन डबल शियर। ठीक है जी। तो शीयरिंग स्ट्रेंथ के बाद हम देखेंगे बीरिंग स्ट्रेंथ क्या रहेगी जब हम 18 mm डायमीटर डाया यूज कर रहे हैं और ठीक है जी। और हमारे पास देखिए हमारे पास ये फर्स्ट वन डिस्कस करें, तो सेकंड वन हमारा क्या है बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट। तो बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट के लिए हमारे पास क्या रहेगी सिग्मा पीएफ इनटू डी इनटू टी। तो बीरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है सिग्मा पीएफ इनटू डी इनटू टी। देखिए सिग्मा पीएफ की वैल्यू हमारे पास परमिसिबल बीरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या रहती है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ग्रोस डाया हमारे पास कितना है 19.5, और थिकनेस ऑफ एंगल थिकनेस कितनी है हमारे पास 8 mm की। तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 mm यूज करेंगे। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो रहेगी हमारे पास बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट। तो बीरिंग स्ट्रेंथ हमारे पास आ रही है यहाँ से 58,500 न्यूटन। तो हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट किए हैं हमने, बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वन रिवेट एंड शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वन रिवेट। तो हमारे पास रिवेट वैल्यू क्या रहती है, रिवेट वैल्यू क्या होता है लीस्ट ऑफ द बीरिंग पी बी से हम डिनोट करेंगे और शीयरिंग स्ट्रेंथ को पी एस से। तो हमारी जो लीस्ट होगी
बीरिंग स्ट्रेंथ और शीरिंग स्ट्रेंथ। तो हमारे पास बीरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू लीस्ट कौन सी है 58.585 न्यूटन हमारे पास क्या लीस्ट वैल्यू है। तो रिविट वैल्यू हमारी कौन सी हुई, तो रिविट वैल्यू इज इक्वल टू 58,500 न्यूटन। ठीक है जी, तो 58,500 न्यूटन हमारे पास रिविट वैल्यू रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा रिवेटेड एंड कनेक्शंस के लिए। तो हम रिविट वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ शीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिविट एंड बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिविट। जो बीरिंग स्ट्रेंथ और शीरिंग स्ट्रेंथ की जो जिनमें हमारी जो स्ट्रेंथ मिनिमम रहेगी वो हमारा क्या होगा, रिविट वैल्यू होगा। ठीक है जी, तो रिविट आफ्टर द रिविट वैल्यू हमारी जो नंबर ऑफ रिविट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिविट्स क्या रहेंगे, नंबर ऑफ रिविट्स इज इक्वल टू हमारी जो लोड है टोटल लोड डिवाइडेड बाय रिविट वैल्यू कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिविट्स। तो टोटल लोड हमारे पास कितना लग रहा है यहाँ पे 150 किलो न्यूटन। तो इसको मैं एमएम में कन्वर्ट करता हूं, सॉरी न्यूटन में कन्वर्ट करता हूं, तो 1000 मल्टीप्लाई करूंगा तो रिविट वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी 58,500 न्यूटन। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ रिविट्स। तो आफ्टर कैलकुलेशन 2.56, तो यानी कि 3 नंबर ऑफ रिविट्स हम यूज कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस। तो यहां से देखिए 3 नंबर ऑफ रिविट्स आ रहे हैं। यहां से हमने क्या है, सबसे पहले जो स्टेप किया था हमने हमारे जो डबल एंगल सेक्शन को कनेक्ट किया विद द गजेट प्लेट जो 10 mm थिकनेस की है मोर देन 2 रिविट्स। तो मोर देन 2 रिविट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिविट्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं 3। तो नंबर ऑफ रिविट्स हमारे पास 3 है। तो अरेंजमेंट किया जाए, तो अरेंजमेंट कैसे करें, हमारे जो नंबर ऑफ रिविट्स हैं हमने क्या करना है, हमारे डबल एंगल डिस्कंटीन्यूअस स्ट्रट को गैजेट प्लेट के साथ कनेक्ट करना है और 3 नंबर ऑफ रिविट्स हम यूज कर सकते हैं टू कैरी द कंप्रेसिव लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन। तो हमारा जो डिजाइन है बिल्कुल सेफ रहेगा, हमारा जो सेक्शन है बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है, जब हम 3 नंबर ऑफ रिविट्स यूज करेंगे। तो 3 नंबर ऑफ रिविट्स को यूज करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से अरेंजमेंट की जाएगी। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एंगल सेक्शन है। ठीक है जी, तो एंगल सेक्शन में हमारी जो गैजेट प्लेट के साथ हमने क्या किया हुआ है, इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, गैजेट प्लेट है। कुछ इस तरह से मैं इसको शो करूंगा गैजेट प्लेट को। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, गैजेट प्लेट। ओके, तो गैजेट प्लेट के साथ मैंने कनेक्ट किया है हमारे एंगल को 75 mm। लॉन्गर लेग को अगर मैं कनेक्ट करता हूं 75 mm को यहां पे क्या करता हूं, कनेक्ट करता हूं। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ रिविट्स मैंने कितने यूज किए, 3 नंबर ऑफ रिविट्स। 3 नंबर ऑफ रिविट्स जो यूज करने हैं हमने, उनके लिए जो पिच है ये हमारी क्या है, गैजेट प्लेट, इसकी थिकनेस 10 mm है। ये हमारा सेक्शन है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 75 mm इंटू 50 mm इंटू 8 mm। और यहां से देखिए पिच प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या, प्रोवाइड पिच। तो पिच प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, 3 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिविट्स। पिच क्या होती है, 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिविट्स। तो नॉमिनल डाया ऑफ रिविट्स हमारे पास कितना है, 18। तो यहां से पिच हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पिच हमारी जो वैल्यू रहेगी 54 mm यानी कि 60 mm हम ले सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर मैं एज डिस्टेंस की बात करता हूं, एज डिस्टेंस क्या रहेगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिविट। तो 2 टाइम्स ऑफ करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 18, नॉमिनल डायमीटर हमारे पास क्या है 18, तो 36 लगभग आ रहा है, यानी कि 40 mm की हम एज डिस्टेंस ले सकते हैं। तो 40 mm की हमने क्या लिया यहाँ पे एज डिस्टेंस, और 60 mm की मैंने क्या लिया यहाँ से पिच, और 40 mm की यहाँ पे आ रही है हमारे पास एज डिस्टेंस। तो इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं रिवेटेड एंड कनेक्शंस का। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे अगर मैं वेल्डिंग यूज करता हूं तो वेल्डिंग
हमारे जो कनेक्शंस हैं कैसे किए जाएं आफ्टर द डिजाइन ऑफ रिवेटेड एंड कनेक्शंस। तो वेल्डिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, दूसरा केस हमारा क्या रहेगा इन द स्टेप नंबर 7, तो डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन तो वेल्डेड कनेक्शंस को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें जो जंक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू द IS 800-2007 स्टील कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या रहेगा, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। तो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड रहता है 3/4 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द एंगल। तो एंगल की थिकनेस हमारे पास कितनी है, 8 mm है। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड, यानी कि यहां से आ गई 6 mm। तो 6 mm हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो देखिए हमारी जो डबल एंगल सेक्शन, यहाँ पे हम डबल एंगल सेक्शन यूज कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या रहता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ IS कोड, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। वेल्ड का मिनिमम साइज कितना हम लेते हैं 3 mm। तो हम साइज जो सिलेक्ट करने वाले हैं, साइज प्रोवाइड करेंगे वो क्या करेंगे, साइज ऑफ वेल्ड, यानी कि कैपिटल S 6 mm हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो 6 mm का हम फिलेट वेल्ड जो है साइज का यूज करेंगे। थ्रोट थिकनेस यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। थ्रोट थिकनेस को मैं स्मॉल t से डिनोट करता हूं और 0.7 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, थ्रोट थिकनेस की वैल्यू आती है। तो देखिए 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड कितना है हमारे पास 6। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो क्या आएगी, थ्रोट थिकनेस की रहेगी 0.7 into 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 4.2 mm, 4.2 mm। तो ये हमारा क्या है, थ्रोट थिकनेस ऑफ द वेल्ड। तो देखिए स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो टोटल लेंथ है वेल्डिंग की वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे और हम अरेंज कर पाएंगे, ठीक है जी। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ, पर mm लेंथ के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, यहां पे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करता हूं। तो पर mm के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू है क्या रहेगी, टाउ vf into l into t, टाउ vf into l into t। तो टाउ vf की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी फॉर द स्टील, ठीक है जी। तो यानी कि टाउ vf हमारे पास हम कंसीडर करते हैं 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये बात ध्यान रखनी है। और लेंथ हमारे पास कितनी ले रहे हैं, 1 पर mm लेंथ हम अकॉर्डिंगली तो 1 लिखेंगे और हमारे पास थ्रोट थिकनेस वैल्यू कितनी आई है 4.2। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर mm लेंथ। तो स्ट्रेंथ आफ्टर द कैलकुलेशन जो आएगी 453.6 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू है पर mm लेंथ के लिए वेल्ड की। अगर हमने टोटल लेंथ वेल्ड की कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है 1 पर mm के लिए हमारे पास लेंथ लोड कितना है और टोटल लोड हमें ऑलरेडी पता है कितना हमने क्या करना है स्ट्रट पे कैरी आउट करवाना है। तो हम टोटल लेंथ वेल्ड रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या रहेगी, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड क्या रहेगी हमारे पास, जितना हमारे पास लोड है टोटल 150 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ 453.6 न्यूटन। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास टोटल लेंथ हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो टोटल लेंथ हमारे पास आ रही है 330.7 mm, 330.7 mm टोटल लेंथ रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस स्ट्रट। तो डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस स्ट्रट है तो हमने अरेंजमेंट किसके लिए करनी है, ओनली हम अगर यूज कर रहे हैं IS कोड एंगल सेक्शन 75 into 50 into 8 mm डबल एंगल यूज कर रहे हैं, हमने सिंगल के लिए ही लेंथ ईच एंगल पे हमारी जो लेंथ रहेगी वो कितनी होगी, लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड फॉर
वेल्ड रिक्वायर्ड फॉर ईच एंगल। तो हर एंगल के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है 330.7 mm है, तो बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हर एंगल की हमारे पास दो एंगल डबल एंगल है, तो डबल एंगल में हम बाय 2 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है 166 mm। ठीक है, तो 166 mm हमारे पास क्या आई है, फर्स्ट एंगल की आई है। तो अरेंजमेंट कैसे की जाए इस लेंथ के लिए देखते हैं। अरेंजमेंट को 166 mm को कैसे कैलकुलेट किया, हर एंगल के लिए हम कैसे अरेंज करेंगे। अगर हमारे पास टोटल लेंथ जो है वन एंगल की 166 mm आती है, देखिए ये हमारा क्या है, एंगल सेक्शन है। इस एंगल सेक्शन को हमने कनेक्ट किया हुआ है गैजेट प्लेट के साथ। तो देखिए गैजेट प्लेट के साथ हमने कनेक्ट किया है एंगल सेक्शन को, तो हमने वेल्डिंग कनेक्शन करना है। तो वेल्डिंग कनेक्शन हमें पता है टोटल लेंथ, हर एंगल की लेंथ जो है 166 mm है, तो 166 mm देखिए हमारे पास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल हमने लेट कर देनी है L1, हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा L1 ये हमारी क्या है L2 डिस्टेंस रहेगा वेल्डिंग के लिए। तो वेल्डिंग में हमारी जो वैल्यू रहेगी L2 की और L1 की, तो वो इक्वल टू किसके होनी चाहिए, यानी कि L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 166 mm के इक्वल होना चाहिए। तो 166 mm के इक्वल होना चाहिए। तो हमारी जो L1 की वैल्यू और L2 की वेल्डिंग की वैल्यू जो है हम अलग अलग, क्योंकि हम यहाँ पे साइड फिलेट वेल्ड्स यूज कर रहे हैं, तो साइड वेल्ड्स के लिए हम कैलकुलेट करने के लिए हम मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट बॉटम एज ऑफ द मेंबर, तो मोमेंट लेंगे, मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट बॉटम एज ऑफ द मेंबर। तो बॉटम एज ऑफ द मेंबर्स हमने क्या किया है, यहाँ पे मोमेंट लेना है। तो बॉटम एज ऑफ मेंबर हमने क्या किया, यहाँ से लिया है। तो ये हमें पता है जो एंगल हम यूज कर रहे हैं 2 टाइम डबल एंगल सेक्शन 75 mm इंटू 50 mm इंटू 8 mm साइज का हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, गैजेट प्लेट है, गैजेट प्लेट यूज कर रहे हैं। ओके जी, तो देखिए हमारी जो लेंथ है यहां से अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करता हूं 75 mm, ये हमारा क्या है टोटल 75 mm की है। ठीक है, तो मोमेंट लेते हैं अबाउट द बॉटम एज ऑफ द मेंबर। अगर मोमेंट लेते हो तो यहां से हमारे पास बॉटम एज, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है हर पर mm लेंथ के लिए, तो क्या है 453.6 इंटू L1। तो मोमेंट ले रहे हैं अबाउट द बॉटम एज, ठीक है, इंटू 75। तो 75 वैल्यू हमारे पास एंगल की जो लेंथ है इक्वल टू किसके रहेगी, टोटल लोड कितना है हमारे पास, टोटल लोड कितना लग रहा है, यहाँ पे लोड हमारे पास कितना लग रहा है 150 किलो न्यूटन का। 150 किलो न्यूटन को लोड को कैरी करवाना है यहाँ से, तो 150 किलो न्यूटन, 150 को न्यूटन को किलो न्यूटन को मैं न्यूटन में कन्वर्ट करता हूँ इंटू 1000 मल्टीप्लाई करके, और इंटू में हमारी जो वैल्यूज हैं कहां पे लाई कर रही है, सी एक्सेस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, देखिए यहां से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं सेक्शन को। तो ये वाली सी वाई वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये टोटल अगर मैं बात करूं 49.8 है, और ये हमारे पास कितना बचा है, सी एक्स एक्स की बात करते हैं तो इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 25.2 mm। तो हमारे पास इनटू क्या कर देंगे हम 25.2 mm। ओके जी, तो इस तरह से हम आफ्टर द कैलकुलेशन ये हमारी L1 की कैलकुलेट हो जाएगी यहां से वैल्यू। तो L1 हमारे पास कितना आएगा, तो यहां से 112 mm। आफ्टर द कैलकुलेशन हमारी जो वैल्यू आएगी L1 की 112 mm। हमें पता है L1 प्लस L2 कितना है 166 mm है, तो L2 यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं L2 की वैल्यूज को। तो L2 की वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर पाएंगे यहां से, ठीक है जी। तो देखिए L1 हमारे पास कितना है 112 mm आया है,
ठीक है। तो L2 कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या रहेगा, L2 इक्वल टू क्या रहेगा 166 माइनस 112 कर देंगे तो हमारे पास L2 आ जाएगा। तो L2 की वैल्यू क्या आएगी 116 166 में से 112 माइनस करते हैं तो 54 mm आता है, 54 mm। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी हैं। तो ये हमारे L1 प्लस L2 करेंगे तो 166 mm आएगा। तो हमारी जो वेल्डिंग आएगी, वेल्डिंग हमने L2 की कितनी की हुई है 54 mm की है। सॉरी ये हमारा क्या है L1 और ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा क्या है L2 और ये हमारा क्या है L1। तो L1 की हमने ये 112 mm की हुई है, 112 mm हमने क्या किया यहाँ पे। और उसके बाद देखिए ये हमारी क्या है L2 की वैल्यू कितनी है 54। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमने अरेंजमेंट की है वेल्डिंग की, कैसे वेल्डिंग की जाए हमने डिजाइन किया है वेल्डिंग को। एक बार हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया रिवेटेड एंड कनेक्शंस की वेल्डिंग, और दूसरी केस में हमने वेल्डेड एंड कनेक्शंस को कैसे वेल्ड किया जाए, कैसे डिजाइन प्रोसीजर रहते हैं, हमने वन बाय वन डिस्कस किया है चैप्टर में। यही चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।